हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए आज इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज ये आपकी यूपी पीजीटी पीवाईक्यू सीरीज की पार्ट 3 है ये आपका, ठीक है। इससे पहले मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 करवा चुकी हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, जो कि आपके कॉमर्स के टीजीटी और पीजीटी में आ चुके हैं। ऐसे क्वेश्चंस को, और वो भी एकदम विथ एक्सप्लेनेशन मैंने सॉल्व कराया है, ठीक है। तो आज ये आपका पार्ट 3 रहेगा, ठीक है। ऊपर पार्ट 2 लिखा है बाय मिस्टेक, लेकिन ये आपका 3rd पार्ट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कॉमर्स के। तो क्वेश्चंस तो मैं कम लाती हूँ, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स आपके ज्यादा से ज्यादा क्लियर मैं करने की कोशिश करती हूँ कि एक क्वेश्चन भी अगर हम सॉल्व करें तो उससे हमारे 4-5 उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यूपी टीजीटी कॉमर्स में या पीजीटी कॉमर्स में, वो सब हमारे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करूं, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप टीजीटी पीजीटी की कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लाई हूँ। आप क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। पहले मैं केवल क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगी, आप उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख करके चेक करिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए। और एक बार जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपके 15 अगर 15 क्वेश्चन है तो 15 में आपके कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपका, विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो संगठन का प्राचीनतम स्वरूप कौन सा है। तो ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म कौन सा होता है, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक आपका है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं क्रियात्मक संगठन। दूसरा है आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं रेखीय संगठन। तीसरा है आपका कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम समिति संगठन बोलते हैं। और फोर्थ है आपका लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम रेखीय तथा कर्मचारी संगठन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आप सेट कर लीजिए अपने हिसाब से कि आपके हिसाब से कौन सा आंसर सही है। तो अगर हम बात करें कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म किसे माना जाता है, तो अगर हम आंसर की बात करें तो यहाँ पे आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको हम ओल्डेस्ट फॉर्म मानते हैं कि सबसे पुरानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। इसको हम सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। ऐसा क्यों? लाइन ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटीज की बात की जाती है। यहाँ पे फॉर्मल स्ट्रक्चर ज्यादा फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 का आंसर आपका हो जाएगा क्या? बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन की। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ये सबसे ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड माना जाता है फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ कंसर्न। तो यहाँ पर जो अथॉरिटीज होती है वो टॉप टू बॉटम फॉलो की जाती है, और यहाँ पर स्पैन ऑफ कंट्रोल पूरी तरीके से फॉलो होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अथॉरिटी एक ही के पास रहती है, एक बॉस होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, वही सबको कंट्रोल करता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। द लाइन ऑफ कमांड इज कैरिड आउट फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो हमारा जो कमांड होता है वो टॉप से बॉटम तक आता है एक लाइन के फॉर्म में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द रीजन फॉर कॉलिंग द ऑर्गेनाइजेशन एज अ स्कॉलर ऑर्गेनाइजेशन, which means scholar chain of command is a part and parcel of this type of administrative organization। तो इसको हम स्कॉलर ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि स्कॉलर चेन ऑफ कमांड को ये फॉलो करता है। इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द लाइन ऑफ कमांड फ्लोज ऑन एन इवन बेसिस विदाउट एनी गैप्स इन कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन टेकिंग प्लेस। तो बिना किसी गैप के फ्रॉम टॉप टू बॉटम यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किए जाते हैं, अथॉरिटी को फॉलो किया जाता है, ठीक है, ऑर्डर्स फॉलो होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, हम कुछ फीचर्स भी देख लेते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन की। तो अगर हम फीचर्स की बात करें तो सबसे पहला फीचर यही है कि आपके सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यहाँ पर अथॉरिटी टॉप से लेके बॉटम तक फ्लो करती है। स्पेशलाइज्ड एंड सपोर्टिव सर्विसेज डू नॉट टेक प्लेस इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्पेशलाइज्ड या सपोर्टिव सर्विसेज नहीं होती, ठीक है।
unified control by the line officers can be maintained since they can independently take decision in their areas and spheres। तो यहाँ पर एक यूनिफाइड कंट्रोल होता है, एक ही बॉस होता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेता है, यानी प्रमोट डिसीजन मेकिंग होता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, 5th पॉइंट देखते हैं। This kind of organization always helps in bringing efficiency in communication and bringing stability to a concern। तो यहाँ पर क्या होता है, कम्युनिकेशन में इफिशियंसी होती है, ठीक है, इफिशियंट कम्युनिकेशन होती है और एक स्टेबिलिटी होती है जॉब में, क्योंकि सीधी सी बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जब एक बॉस होगा तो वो स्टेबिलिटी रखेगा। ठीक है, चलिए अब हम मेरिट्स की बात करते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसकी मेन मेरिट यही है कि सिंपलेस्ट होती है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो किया जाता है, यानी कि कमांड की यूनिटी रहती है, एक ही बॉस रहता है, वही सबको कमांड देता है। ठीक है, बेटर डिसिप्लिन, डिसिप्लिन भी बेटर होता है, क्योंकि जब एक ही बॉस रहेगा वही ऑर्डर देगा और बाकी सब उसको फॉलो करेंगे, तो डिसिप्लिन हमारा बेटर होगा। कंफ्यूजन कम से कम क्रिएट होगा। ठीक है, द कंट्रोल इज यूनिफाइड एंड कंसंट्रेटेड ऑन वन पर्सन एंड देयरफॉर ही कैन इंडिपेंडेंटली मेक डिसीजंस ऑफ हिज ओन। यूनिफाइड कंट्रोल इंश्योर्स बेटर डिसिप्लिन। ठीक है, तो जो कंट्रोल वो एक ही पर्सन के हाथ में है, इसीलिए यहाँ पर बेटर डिसिप्लिन मेंटेन हो पा रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एवरी लाइन एग्जीक्यूटिव हैज गॉट फिक्स्ड अथॉरिटी। जितने भी लाइन एग्जीक्यूटिव होते हैं उनकी एक फिक्स्ड अथॉरिटी होती है, पावर होता है, एक फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, और वो अपनी फिक्स्ड अथॉरिटी के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है यहाँ पे कि फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टॉप मोस्ट अथॉरिटी एंड बॉटम लाइन अथॉरिटी। सिंस द अथॉरिटी रिलेशनशिप आर क्लियर, लाइन ऑफिशियल्स आर इंडिपेंडेंट एंड कैन फ्लेक्सिबली टेक देयर डिसीजन। तो जितने भी लाइन ऑर्गेनाइजेशन मतलब लाइन अथॉरिटी में लोग होते हैं, ठीक है, उनको पूरी अथॉरिटी रहती है लाइन ऑर्गेनाइजेशन में कि आप अपने हिसाब से अपने ऑर्डर्स ले सकते हो। ठीक है, और अपने रूल्स और रेगुलेशंस चेंज कर सकते हो। दिस फ्लेक्सिबिलिटी गिव्स सेटिस्फैक्शन ऑफ लाइन एग्जीक्यूटिव्स। तो इसलिए लाइन एग्जीक्यूटिव्स को ये सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर्स की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि जो ऑर्डर आपको दिया गया है आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट है हमारा प्रमोट डिसीजन। ये तो मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे प्रमोट डिसीजन होता है, क्योंकि एक ही बॉस है तो वो तुरंत इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेता है। ठीक है, अब इसकी कुछ डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। तो आई होप यहाँ पे एक क्वेश्चन से आपको पूरा लाइन ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने एक्सप्लेनेशन ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश की है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके क्वेश्चंस के थ्रू। चलिए बात करते हैं हम लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन की। तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाता। क्यों स्पेशलाइजेशन नहीं हो पाता? क्योंकि बॉस एक ही है, अथॉरिटी एक ही पर्सन के पास है, अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट या डेलीगेट नहीं किया गया है। A line organization flows in a scholar chain from top to bottom and there is no scope for specialized function. For example, expert advices whatever decisions are taken by line managers are implemented in the same way. यानी कि जो लाइन मैनेजर्स हैं उन्होंने जो डिसीजन लिया है उसी को लागू किया जाएगा, मतलब वही सर्कुलेट होगा। कोई एक्सपर्ट एडवाइस या डिसीजन किसी और से नहीं ली जाती यहाँ पर, इसीलिए बोला जाता है कि लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन होता है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इन एडुकेट कम्युनिकेशन। ठीक है, द पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज विच आर फ्रेम्ड बाय द टॉप अथॉरिटी आर कैरीड आउट इन द सेम वे। दिस लीव्स नो स्कोप फॉर कम्युनिकेशन फ्रॉम द अदर एंड। तो सेम लेवल पर जो है टॉप अथॉरिटी दी जाती है, फ्रेम की जाती है। द कंप्लेंट्स एंड सजेशंस ऑफ लोअर अथॉरिटी आर नॉट कम्युनिकेटेड बैक टू द टॉप अथॉरिटी। तो जो लोअर लेवल के लोग हैं वो जो कंप्लेन कर रहे हैं वो टॉप अथॉरिटी तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, इसी वजह से कहा जाता है कि इन एडुकेट कम्युनिकेशन होती है। सो देयर इज वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन हो रही है, सीधी सी बात है। जो लोअर लेवल के लोग हैं, जब हम उनकी बात नहीं सुन पा रहे हैं जो हायर लेवल पे है, तो एक तरीके से वन वे कम्युनिकेशन हो रही है। जो हायर अथॉरिटी डिसाइड कर रही है वो लो लेवल वालों को फॉलो करना पड़ रहा है। वो अपना ना डिसीजन दे सकते हैं, ना अपनी कोई शिकायत कर सकते हैं, उनको कोई चांस नहीं है कम्युनिकेशन करने का। ठीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। वॉट एवर डिसीजंस आर टेकन बाय द लाइन ऑफिशियल्स इन सर्टेन सिचुएशंस, रॉन्ग डिसीजंस आर कैरीड डाउन
and implemented in the same way, therefore the degree of effective coordination is less। तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता, सीधी सी बात है। जब वन वे कम्युनिकेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? जब आप छोटे लोगों की बात नहीं सुनोगे, ठीक है, जो हायर अथॉरिटी ने डिसाइड कर दिया है वही फॉलो होगा, तो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और लैक ऑफ कम्युनिकेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा अथॉरिटी लीडरशिप। द लाइन ऑफिशियल्स हैव टेंडेंसी टू मिसयूज देयर अथॉरिटी पोजीशन। तो जब लाइन ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं, लाइन मेंबर्स जो होते हैं, उन्हीं को सारी अथॉरिटी दी जाएगी तो वो उसका मिसयूज भी कर सकते हैं। ये गारंटी नहीं है कि वो उसका मिसयूज नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन तो कुछ ज्यादा ही हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ, दिल्ली नगर पालिका निगम है एक। तो दिल्ली नगर पालिका क्या है? इसके तो नाम से ही आंसर इसका क्लियर है। कंपनी है कि फर्म है कि लोकल अथॉरिटी है कि नन ऑफ दीज, ठीक है। स्थानीय सत्ता है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि दिल्ली नगर पालिका निगम क्या है, ठीक है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए इसका आंसर। तो आई होप आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया होगा। तो चलिए इसके आंसर पे चलते हैं। तो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है? एक लोकल अथॉरिटी है, ये एक स्थानीय सत्ता है, ठीक है। म्युनिसिपल पार्टी क्या होती है? एक लोकल अथॉरिटी होती है। चलिए अब हम समझते हैं कि लोकल अथॉरिटीज होती क्या है। ठीक है, तो लोकल अथॉरिटी मीन्स एवरी कंट्री म्युनिसिपल एंड अदर लोकल बोर्ड और बॉडी हैविंग अथॉरिटी टू इनेक्ट लॉज रिलेटिंग टू ट्रैफिक अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज ऑफ दिस स्टेट। ठीक है, तो होता क्या है कि हर कंट्री में एक म्युनिसिपल पार्टी होती है, एक लोकल बोर्ड होता है, ठीक है, एक बॉडी होती है जिसको ये अथॉरिटी प्रोवाइड की जाती है कि कोई भी टैरिफ्स वगैरह आ रहे हैं तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ लॉज होते हैं स्टेट के, उनको फॉलो करने होते हैं। तो म्युनिसिपल मतलब लोकल अथॉरिटी से आपको परमिशन लेनी पड़ती है, तभी आप वहां पे टैरिफ्स को इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एंट्री पोर्ट ट्रेड मीन्स, यानी कि पुनर्निर्यात व्यापार का अर्थ क्या होता है। तो पुनर्निर्यात व्यापार यानी कि एंट्री पोर्ट ट्रेड का अर्थ क्या, इंपोर्ट ट्रेड होता है या फिर एक्सपोर्ट ट्रेड होता है। ठीक है, इंपोर्ट ट्रेड होता है कि एक्सपोर्ट ट्रेड होता है कि फॉरेन ट्रेड होता है या गुड्स इंपोर्टेड फॉर री एक्सपोर्ट। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा आप डिसाइड कर लीजिए। तो आई होप आपने डिसाइड कर लिया होगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो मैं अगर बात करूं तो आंसर की यहाँ पे आपका एंट्री पोर्ट ट्रेड मीन्स होता है गुड्स इंपोर्टेड फॉर री एक्सपोर्ट। तो ऐसे गुड्स जो हम री एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एंट्री पोर्ट ट्रेड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री पोर्ट ट्रेड मीन्स हो जाएगा गुड्स इंपोर्टेड फॉर री एक्सपोर्ट। पुनर्निर्यात व्यापार का अर्थ होता है पुनर्निर्यात के लिए आयात, यानी कि इसके नाम में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, तो यहां से भी हम ट्रिक लगा सकते हैं। अगर हमें एंट्री पोर्ट का मीन्स नहीं पता है तो हम यहां से ट्रिक लगा सकते हैं कि पुनर्निर्यात व्यापार यानी कि री एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैरिफ बैरियर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर प्रशुल्क प्रतिबंध नहीं है। तो अगर हम बैरियर्स की बात करें, टैरिफ बैरियर्स की बात करें, तो टैरिफ बैरियर्स जस्ट लाइक टैक्स होते हैं, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लगाए जाते हैं जब कहीं से आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उस केस में। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स ऐसे बैरियर्स होते हैं जो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं, उनपे हम बैरियर्स नहीं लगा सकते, तो वो आपके नॉन टैरिफ बैरियर्स में आ जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन की बात करें तो हम ऑप्शन आपका है पहला वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स यानी स्वैच्छिक निर्यात संयम, हेल्थ एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉस, एड वैलोरम ड्यूटीज मूल्य अनुसार शुल्क। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा आप लोगों ने आई होप डिसाइड कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो कौन सा हमारा इसमें नॉन टैरिफ बैरियर है। अगर हम नॉन टैरिफ बैरियर की बात करें तो एड वैलोरम ड्यूटीज यानी कि मूल्य अनुसार शुल्क, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा नॉन टैरिफ बैरियर नहीं है, बाकी सब हमारे नॉन टैरिफ बैरियर है।
वेरियस हैं, ठीक है। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट, हेल्थ एंड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज, ये सब हमारे नॉन टैरिफ बैरियर्स में आते हैं। लेकिन एड वैलोरम ड्यूटीज हमारे ये नॉन टैरिफ बैरियर्स में ना करके टैरिफ बैरियर्स में आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि टैरिफ्स क्या होते हैं। इन सिंपलेस्ट टर्म अ टैरिफ इज अ टैक्स। तो सिंपलेस्ट टर्म में अगर हम समझे तो टैरिफ क्या होता है, जस्ट लाइक टैक्स होता है, ठीक है। इट एड्स टू द कॉस्ट बोर्न बाय कंज्यूमर्स ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एंड इज वन ऑफ सेवरल ट्रेड पॉलिसीज दैट अ कंट्री कैन इनएक्ट। टैरिफ्स आर पेड टू द कस्टम्स अथॉरिटी ऑफ द कंट्री इम्पोजिंग द टैरिफ। तो टैरिफ्स किसको पे किया जाता है, कस्टम अथॉरिटीज को किया जाता है कंट्री की, ठीक है, जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कॉमन टाइप्स ऑफ टैरिफ्स। तो जो हमारे टैरिफ्स होते हैं इनको हम देखते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ टैरिफ्स एंड बैरियर्स दैट अ गवर्नमेंट कैन एम्प्लॉय। कुछ हमारे स्पेसिफिक टैरिफ्स होते हैं, कुछ एड वैलोरम टैरिफ्स होते हैं, कुछ लाइसेंसेस होते हैं, कुछ इंपोर्ट कोटाज होते हैं, कुछ वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स होते हैं, कुछ लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो या तो आप कोई टैरिफ बैरियर्स याद कर लीजिए या फिर नॉन टैरिफ बैरियर्स याद कर लीजिए, तो आपको दोनों ही केस में जो पूछा जाएगा तो आंसर आपका क्लियर हो जाएगा, आप आसानी से आसान आंसर दे पाएंगे। और मैंने नॉन टैरिफ बैरियर्स भी ऐड कर रखे हैं, तो इससे आप दो में से कोई एक भी याद कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। कभी भी पूछा जाएगा क्वेश्चन टैरिफ बैरियर्स या नॉन टैरिफ बैरियर्स है तो आप बता पाएंगे। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स जो होते हैं वो आपके लाइसेंसेस होते हैं, इंपोर्ट कोटाज होते हैं, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स होते हैं, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग की। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग आर, तो रिपोर्टिंग के जनरल प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं, प्रतिवेदन के सामान्य सिद्धांत हैं, ठीक है। तो रिपोर्टिंग की अगर हम बात करें तो मैनेजर्स को रिपोर्टिंग करना होता है, ठीक है, मैनेजमेंट में। तो वही उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपको रिपोर्टिंग कैसी करनी है, ठीक है। तो अगर हम इसमें आंसर की बात करें तो आपका कंपैरिजन यानी कि तुलना, और दूसरा आपका कंसिस्टेंसी यानी कि संगतता, ठीक है, तीसरा आपका करेक्टनेस यानी कि परिशुद्धता। तो ये तीनों ही हमारे रिपोर्टिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ रिपोर्टिंग में ये कंपैरिजन भी आ जाता है, कंसिस्टेंसी भी आ जाता है और करेक्टनेस भी आ जाता है, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब कुछ जनरल प्रिंसिपल्स देख लेते हैं रिपोर्टिंग के। तो जनरल प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये कुछ जनरल प्रिंसिपल्स है आपके रिपोर्टिंग के। डेफिनेट पर्पस होना चाहिए हमारी रिपोर्टिंग का, ब्रेविटी होनी चाहिए, एक अरेंजमेंट होना चाहिए, रिपोर्ट में क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है, टाइमलीनेस यानी कि टाइम पे हम रिपोर्ट दे सके, एक्यूरेसी या करेक्टनेस होनी चाहिए हमारी रिपोर्ट में, ठीक है, फ्रीडम फ्रॉम द बायस यानी कि किसी एक तरफ ना हो करके हम पूरे फ्रीडम से रिपोर्ट दें, यानी कि कोई उसमें पक्षपात ना करे, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए यानी कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए हमारी रिपोर्ट में, और हमारी रिपोर्ट इकोनॉमिकल भी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए, और एक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में होनी चाहिए रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये कुछ हमारे जनरल प्रिंसिपल्स है रिपोर्टिंग के, जिसको आप पढ़ लीजिएगा ताकि कोई प्रिंसिपल अगर आपसे पूछा जाए तो आपका क्लियर हो पाए, आंसर आप दे पाए। चलिए क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 में कह रहा है इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स आर यूजफुल फॉर, यानी कि आंतरिक प्रबंधकीय प्रतिवेदन उपयोगी होते हैं। तो इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स यानी कि ऐसी रिपोर्ट्स जो मैनेजमेंट को इंटरनली प्रोवाइड की जाती है और जिससे मैनेजमेंट अपने बिजनेस में डिसीजन लेता है, वही क्या कहलाती है, इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स कहलाती हैं। तो क्वेश्चन में ऑप्शन आपका दिया है टॉप लेवल मैनेजर, फंक्शनल मैनेजर, ऑपरेटिंग मैनेजर या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो अपना आंसर आप लोग डिसाइड कर लीजिए। तो हम अपने आंसर पे चलते हैं। तो क्वेश्चन 6 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट जो है वो टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए भी जरूरी है, फंक्शनल मैनेजर्स के लिए भी जरूरी है और ऑपरेटिंग मैनेजर्स के लिए भी जरूरी है, यानी कि यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स इन तीनों के लिए जरूरी होती है। चलिए अब हम समझते हैं इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट्स का क्या मतलब होता है। The management report is a means of communicating essential information from high to low levels of management. It consists of fact and significant data
प्रेजेंटेड थ्रू रिटन, ओरल एंड विजुअल टूल्स। ठीक है, तो हम जो रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं वो रिटन भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है और विजुअल यानी कि ग्राफ्स या चार्ट्स के फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये हमारे हाई लेवल से लेकर के लो लेवल तक सबके लिए जानना जरूरी होता है, सबके लिए यूजफुल होती है हमारी इंटरनल मैनेजमेंट रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, ये एक्सप्लेनेशन में मैंने ये भी ऐड कर रखा है, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट। तो चलिए देख लेते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ये हमारे फॉर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, इन्वेस्टर्स, बैंकर्स और क्रेडिटर्स या सप्लायर्स के लिए, यानी एक्सटर्नल यूजर्स के लिए हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है। ठीक है, और अगर हम मैनेजमेंट रिपोर्ट की बात करें तो मैनेजमेंट रिपोर्ट हमारी फॉर इंटरनल स्टेक होल्डर्स के लिए होती है, यानी कि हाई टू लो लेवल मैनेजर्स के लिए होती है। दे आर मैंडेटरी फॉर लीगल पर्पस। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लीगल पर्पस के लिए ज्यादा मैंडेटरी होती है। दे आर ऑप्शनल एंड कैन प्रोवाइड बिजनेसेस विद इनसाइट्स एंड कंस्टेंट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। लेकिन जो मैनेजमेंट रिपोर्ट होती है वो ऑप्शनल होती है और वो बिजनेस और इनसाइट्स के ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी के लिए होती है, क्योंकि सीधी सी बात है जो इंटरनल रिपोर्ट्स मिल रही है उन्हीं के बेस पे मैनेजमेंट डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, तो वो ग्रोथ हमारी बिजनेस की बढ़ती है उससे। चलिए आगे देखते हैं। दे शो योर बिजनेस ओवरऑल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग अ सेट टाइम पीरियड। तो ये हमारे बिजनेस की ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाती है फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। ठीक है, दे वर्क फॉर वॉट एवर पर्पज, स्ट्रेटजी और डिपार्टमेंट यू नीड टू मॉनिटर। और मैनेजमेंट रिपोर्ट किस पे वर्क करती है? हमारे पर्पस पे, हमारी कौन सी स्ट्रेटजी है, डिपार्टमेंट क्या चाहता है, ठीक है, कहाँ पे क्या चीज मॉनिटर करनी चाहिए, इन सब चीजों पे मैनेजमेंट रिपोर्ट बनाई जाती है। आगे देखते हैं। फोकसेस ऑन द बिजनेस पास्ट परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल रिपोर्ट में हम फोकस करते हैं बिजनेस की पास्ट परफॉर्मेंस पे, और मैनेजमेंट रिपोर्ट में हेल्प्स ट्रैक परफॉर्मेंस एंड मेक प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर। और हम करंट परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हैं मैनेजमेंट रिपोर्ट्स में और उनके बेस पे फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट और मैनेजमेंट रिपोर्ट दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हाइजीन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाई। अभिप्रेरणा के आरोग्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अच्छा, हिंदी में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है तो आई होप आप उसको समझेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो जो हाइजीन थ्योरी थी मोटिवेशन की, उसको किसने दिया था? पहला ऑप्शन है मास्लो, दूसरा है आपके हर्जबर्ग, तीसरा है आपके मैकग्रेगर और चौथा है आपका विक्टर। तो जो हाइजीन थ्योरी है वो हमारी एस से स्टार्ट होती है और इसका इनके जो वो हैं जो दिया था जिन्होंने, वो भी एच से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, याद रखिएगा। यानी कि हाइजीन थ्योरी जो है मोटिवेशन की, उसको दिया था हर्जबर्ग ने। ठीक है, इसको 2 फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं हर्जबर्ग की। चलिए अब देखते हैं हाइजीन थ्योरी क्या होती है। In 1959, Frederick Herzberg, a behavioral scientist, proposed a two-factor theory or the motivator hygiene theory. According to Herzberg, there are some job factors that result in satisfaction, while there are other job factors that prevent dissatisfaction. तो जॉब में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमें सेटिस्फैक्शन देते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो डिससेटिस्फैक्शन देते हैं। According to Herzberg, the opposite of satisfaction is no satisfaction and the opposite of dissatisfaction is no dissatisfaction. तो हर्जबर्ग के अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्शन का अपोजिट नो सेटिस्फैक्शन होता है और डिससेटिस्फैक्शन का अपोजिट नो डिससेटिस्फैक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और समझते हैं। अब इनके हिसाब से हाइजीन फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। Hygiene factors are those job factors which are essential for existence of motivation at workplace. यानी कि हमारी जो वर्क प्लेस है जहां पे हम जॉब कर रहे हैं वहां पर जो मोटिवेशन के लिए हमारे लिए जरूरी है वो सारे फैक्टर्स हमारे हाइजीन फैक्टर्स होते हैं एज पर हर्जबर्ग। ठीक है, These do not lead to positive satisfaction for long term, और ये हमें पॉजिटिव सेटिस्फैक्शन नहीं देते लंबे समय तक के लिए। But if these factors are absent, if these factors are non-existent at workplace, then they lead to dissatisfaction. लेकिन अगर ये फैक्टर्स नहीं होते हमारी जॉब में
तो हमें डिससेटिस्फैक्शन भी होता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स हाइजीन फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स विच व्हेन एडुकेट रीजनेबल इन जॉब स्पेसिफाई द एम्प्लॉयज एंड डू नॉट मेक देम डिससेटिस्फाइड। यानी कि जब हाइजीन फैक्टर्स हमारे जॉब में मिलते हैं तो हम डिससेटिस्फाई नहीं होते, ठीक है। दीज फैक्टर्स आर एक्सट्रिंसिक टू वर्क, और ये वर्क में एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहरी होते हैं। हाइजीन फैक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिससेटिस्फायर्स और मेंटेनेंस फैक्टर्स एज दे आर रिक्वायर्ड टू अवॉइड डिससेटिस्फैक्शन। तो हाइजीन फैक्टर्स को डिससेटिस्फायर्स भी कहते हैं ये, और मेंटेनेंस फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है हमारे डिससेटिस्फैक्शन को अवॉइड करता है अगर हाइजीन फैक्टर्स हमारे जॉब में होते हैं तो, ठीक है। These factors describe the job environment scenario. The hygiene factors symbolize the physiological needs which the individuals wanted and expected to be fulfilled. तो ये हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं जो हाइजीन फैक्टर्स में होती है। तो अगर हम इसमें देखें कि क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती है हाइजीन फैक्टर्स में, तो हाइजीन फैक्टर्स इंक्लूड पे, यानी कि जो हमें सैलरी मिल रही है वो भी हाइजीन फैक्टर्स में आती है। तो सैलरी भी हमें लॉन्ग टर्म के लिए सेटिस्फेक्शन नहीं देती, हम चाहते हैं कि थोड़ा और बढ़ जाए, ठीक है। कंपनी पॉलिसीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिजिकल वर्किंग कंडीशन, स्टेटस एंड जॉब सिक्योरिटी, तो ये सब जो है हमारी हाइजीन फैक्टर्स में आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारे मोटिवेशनल फैक्टर्स। According to Hershberg, the hygiene factors cannot be regarded as motivators. तो इनके अकॉर्डिंग हाइजीन फैक्टर्स मोटिवेटर्स नहीं होते। The motivational factors yield positive satisfaction. These factors are inherent to work. These factors motivate the employees for a superior performance. These factors are called satisfiers. ठीक है, तो इन्हीं फैक्टर्स को हम satisfiers बोलते हैं। These are factors involved in performing the job. Employees find these factors intrinsically rewarding. तो जो उन्हें अंदर से फील होते हैं फैक्टर्स वो हमारे हो जाते हैं मोटिवेशनल फैक्टर्स, ठीक है। द मोटिवेटर्स symbolize the physiological needs and were prescribed as an additional benefit. Motivational factors include, चलिए अब मोटिवेशनल फैक्टर्स देखते हैं। पहला है आपका रिकॉग्निशन, ठीक है। द एम्प्लॉय शुड बी प्रेज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर अकम्प्लिशमेंट बाय द मैनेजर। यानी कि जब कोई एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए मैनेजर्स को, ठीक है। सेंस ऑफ अचीवमेंट, द एम्प्लॉयज मस्ट हैव अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, दिस डिपेंड्स ऑन द जॉब, देयर मस्ट बी अ फ्रूट ऑफ सम सॉर्ट इन द जॉब। यानी कि उसको एक अचीवमेंट भी देनी चाहिए अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो। ग्रोथ एंड प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉय को ग्रोथ और प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी देनी चाहिए, ठीक है। मीनिंगफुलनेस ऑफ द वर्क, वर्क का एक मीनिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो जो काम कर रहा है उसको कोई मतलब ही नहीं है। द वर्क इटसेल्फ शुड बी मीनिंगफुल, जो वो काम उसको दिया गया है उसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, कुछ चैलेंजिंग होना चाहिए एम्प्लॉय के लिए, ताकि वो परफॉर्म कर सके और मोटिवेट हो सके उस काम को करते समय, ठीक है। जब कुछ चैलेंजिंग या इंटरेस्टिंग ही नहीं होगा तो कोई मीनिंग या कोई मतलब ही नहीं निकलेगा काम का, ठीक है। तो वो कैसे जो है मोटिवेट होगा, ठीक है। तो जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं वो हमारे मोटिवेशनल फैक्टर्स होते हैं, और जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं जैसे सैलरी वगैरह हो गया, वर्क स्टेटस वगैरह हो गया, वो सब आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं, यानी कि हाइजीन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हेनरी फ्योल डिड नॉट ले डाउन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। तो ये सेकंड पार्ट में भी मैंने आपको पढ़ाया था 14 प्रिंसिपल्स जो होते हैं हेनरी फ्योल के, इस पे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कोई ना कोई एक प्रिंसिपल जरूर पूछा जाएगा, तो 14 प्रिंसिपल्स इनके अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो हेनरी फ्योल ने निम्नलिखित सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया था। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, आदेश की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिट डी क्रॉप्स, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन ऑफ कमांड। तो आप लोग आई होप आंसर डिसाइड कर चुके होंगे। चलिए अब हम अपने आंसर पे चलते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को फास्ट लग रहा हो तो आप अपना स्पीड स्लो करके भी देख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन रहता है आपका। तो इसमें अगर हम बात करें कि हेनरी फ्योल ने जो 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर भी इन्होंने दिया था, प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिट डी क्रॉप्स भी इन्होंने दिया था, और प्रिंसिपल ऑफ स्कॉलर चेन ऑफ कमांड भी दिया था, जो कि हम पढ़ चुके हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन में,
स्कॉलर चेन ऑफ कमांड का ही यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन यानी कि अपवाद का सिद्धांत हेनरी फ्योल ने तो नहीं दिया, ठीक है, और ना हमने कहीं पे भी मैनेजमेंट में सुना है प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सिद्धांत हेनरी फ्योल ने नहीं दिया है। चलिए अब एक बार फिर से रिमाइंड करा देती हूँ आपको 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फ्योल के, ठीक है। तो एक है आपका डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, लाइन, अथॉरिटी, स्कॉलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, इनिशिएटिव, स्पिरिट डी क्रॉप्स यानी कि इसको हम टीम स्पिरिट भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन यानी कि अपवाद का सिद्धांत इसमें कहीं भी नहीं आया, इसीलिए हमारा आंसर प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हु वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, आधुनिक प्रबंध सिद्धांत के जनक कौन थे। तो 2-3 फादर पूछे जाते हैं, एक आपके साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी के फादर पूछे जाते हैं, एक मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी के पूछे जाते हैं, ठीक है, और एक खाली मैनेजमेंट थ्योरी के फादर पूछे जाते हैं। तो तीनों को मैंने अपने एक्सप्लेनेशन में ऐड किया है, अभी आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है हमारा एफ.डब्ल्यू. टेलर, बी है हमारा पीटर एफ. ड्रकर, सी है हमारा हेनरी फ्योल। अब इसको हिंदी में नहीं लिखा है, हिंदी में भी वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। और लास्ट है हमारा नन ऑफ दिस। तो आई होप आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया होगा। चलिए अब हम अपना आंसर देखते हैं। तो अगर हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी की बात करें तो पीटर एफ. ड्रकर को मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का फादर कहा जाता है, ठीक है। तो अगर मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी की बात करें तो पीटर एफ. ड्रकर हमारे आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा हु इज कंसीडर्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसे कहा जाता है, इसमें भी हमारा ऑप्शन है पीटर ड्रकर, एफ.डब्ल्यू. टेलर, विक्टर ब्रूम और हेनरी फ्योल। तो आई होप आप अपना आंसर डिसाइड कर चुके होंगे। चलिए अब हम चलते हैं इसके आंसर पे। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो आप जानते ही हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसे कहा जाता है, एफ.डब्ल्यू. टेलर को कहा जाता है, ठीक है। और एक नेक्स्ट है हमारा, चलिए ये देखिए एक्सप्लेनेशन, मैंने तीनों के फादर जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तीनों फादर्स मैंने ऐड कर रखे हैं। तो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो एफ.डब्ल्यू. टेलर हमारे आंसर हो जाएंगे। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट की बात करें तो पीटर एफ. ड्रकर आंसर हो जाएंगे। और अगर फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हमारा आंसर हेनरी फ्योल हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल्स तो हेनरी फ्योल नहीं दिए हैं ज्यादा, और 14 प्रिंसिपल्स दिए हैं भाई, तो इसलिए फादर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का आंसर हमेशा हेनरी फ्योल ही रहेंगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द बेसिस ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। तो मेंटल रिवॉल्यूशन यानी कि मानसिक क्रांति का मूल आधार क्या होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, एक है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट जिसको वैज्ञानिक प्रबंध कहते हैं, दूसरा है हमारा बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी व्यवसायिक संयोजन, तीसरा है हमारा रेशनलाइजेशन जिसको विवेकीकरण कहते हैं, फोर्थ है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन जिसको हम कहते हैं विकेंद्रीयकरण, ठीक है। इसको विवेकीकरण और इसको विकेंद्रीयकरण। चलिए काफी हिंदी मैं भी सीख जा रही हूं। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। तो अगर हम मेंटल रिवॉल्यूशन की बात करें तो वो साइंटिफिक मैनेजमेंट का बेसिस होता है, ठीक है, यानी वैज्ञानिक प्रबंधक। मानसिक क्रांति का मूल आधार क्या होता है, वैज्ञानिक प्रबंधन होता है, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि मेंटल रिवॉल्यूशन क्या होता है, यानी कि मानसिक क्रांति। इट रिफर्स टू द चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, यानी वर्कर्स और मैनेजमेंट के एटीट्यूड में चेंज होना ही कहलाता है मेंटल रिवॉल्यूशन। बोथ शुड रियलाइज द इम्पोर्टेंस एंड शुड बी कोऑपरेट विथ ईच अदर। दिस एटीट्यूड इज गुड फॉर बोथ ऑफ देम एंड फॉर द कंपनी ऑल्सो। अकॉर्डिंग टू टेलर, इसका मतलब कि ये मेंटल रिवॉल्यूशन एफ.डब्ल्यू. टेलर नहीं दिया था, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट भी एफ.डब्ल्यू. टेलर नहीं दिया था। Instead of fighting over division of profits, both the parties should make efforts for increasing profit. तो इनके हिसाब से प्रॉफिट के लिए लड़ाई करने से अच्छा है कि प्रॉफिट डिवाइड करते समय लड़ाई करने से अच्छा है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट
इंक्रीज करने का सोचे तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हमें भी मिलेगा डिवाइड होने पे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज, यानी कि आदेश की एकता का सिद्धांत, इसका आश्रय क्या होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन, यानी विचारों एवं कार्यों की एकता। सेकंड है हमारा यूनिटी एमंग सबऑर्डिनेट्स, यानी अधीनस्थों में एकता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम स्टाफ अथॉरिटी, यानी स्टाफ अधिकारी द्वारा निर्देश। और नेक्स्ट है लास्ट हमारा इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन लाइन अथॉरिटी, यानी एक रेखा अधिकारी द्वारा निर्देश। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इम्प्लाइज दैट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम वन लाइन अथॉरिटी, तो कमांड में यूनिटी होना, ठीक है, यानी कि जो कमांड है वो एक पर्सन के द्वारा दिया जा रहा है। हर लेवल पे अलग अलग पर्सन नहीं कमांड दे रहे, केवल एक पर्सन है, एक ही बॉस है जिस ऑर्गेनाइजेशन का, यानी कि इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन लाइन अथॉरिटी, जैसा कि लाइन ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन लाइन अथॉरिटी, एक रेखा अधिकारी द्वारा निर्देश ही क्या कहलाता है, आदेश की एकता का सिद्धांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर, तो ये तो आपने सुना ही होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, ठीक है। ये सब क्या है, नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण, मैनेजमेंट के फंक्शन है कि गोल्स है मैनेजमेंट के, कि मैनेजमेंट के रिजल्ट यानी कि प्रबंधन की का परिणाम है, कि ये उपरोक्त सभी है। तो आंसर पता है आप लोग को, आंसर दीजिए। चलिए हम देखते हैं अपना आंसर। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब क्या होते हैं, ये सब फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है। आपने पढ़ा होगा पॉस डी कॉर्ब, ठीक है, जिसमें प्लानिंग पहला फंक्शन होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग दूसरा फंक्शन होता है, फिर स्टाफिंग आपका तीसरा फंक्शन होता है। तो ऐसे पूरा स्टेप में है, ठीक है, आपके पूरे फंक्शंस मैनेजमेंट के। तो ये सब आपके फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, कोई गोल या रिजल्ट नहीं होते, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कौन कौन से मेन फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। देखिए प्लानिंग है, स्टाफिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कंट्रोलिंग है, डायरेक्टिंग है। तो ये सब आपके मैनेजमेंट के मेन फंक्शंस होते हैं, ठीक है, गोल्स नहीं होते या ना कोई रिजल्ट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, इन मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज अ पार्ट ऑफ, प्रबंधन में नीति निर्धारण किसका हिस्सा है। तो पहला ऑप्शन है प्लानिंग यानी कि नियोजन का, दूसरा है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग को भी नियोजन कह दिया है, सॉरी इसको देख लीजिएगा डायरेक्टिंग की हिंदी क्या होती है, ठीक है। थर्ड है आपका कोऑर्डिनेटिंग यानी कि समन्वय का, और फोर्थ है हमारा कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण का, ठीक है। हमारे ख्याल से डायरेक्टिंग का हो जाएगा निर्देशन, चेक कर लीजिएगा इसकी हिंदी, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। चलिए इन मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर्मुलेशन क्या होता है, प्लानिंग का पार्ट होता है, ठीक है। तो प्लानिंग में ही हम पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्लानिंग में और क्या क्या करते हैं। प्लानिंग इज द फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन विच इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग बिफोर हेड, यानी कि कुछ करने से पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या चीज कैसे करना है, वही क्या कहलाती है, प्लानिंग कहलाती है। व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड हु इज गोइंग टू डू इट, यानी कि इन सारे सवालों का जवाब हमें प्लानिंग से मिलता है। हम प्लानिंग किए रहते हैं तब उसी हिसाब से ये सारे काम करते हैं। इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस which lays down on an organization's objectives and develops various courses of action by which the organization can achieve those objectives. It spells out exactly how to attain a specific goal. Planning is nothing but thinking before the action. तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो प्लानिंग क्या है, कुछ करने से पहले सोचना कि उसको कैसे करना है, यानी कि प्लानिंग इज नथिंग बट थिंकिंग बिफोर द एक्शन, यानी कि सोचने से पहले ये डिसाइड करना कि हमें कैसे करना है, वही क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अभी कुछ और एक्सप्लेनेशन में है हमारे पास कि प्लानिंग में हम क्या क्या करते हैं। मैनेजियल फंक्शन डिसाइड करते हैं, गोल का ओरिएंटेशन करते हैं, परवेसिव होती है प्लानिंग आपकी, एक कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी होती है, एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, फ्यूचरिस्टिक होती है क्योंकि हम
मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में डिसाइड कर रहे हैं कि हम फ्यूचर में क्या करना है। डिसीजन मेकिंग होती है, इसी के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और एक ये मैनेजरियल फंक्शन होता है। तो ये सब प्लानिंग के फीचर्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्ट इज यूज्ड फॉर, तो शॉर्ट का प्रयोग किस लिए होता है? शॉर्ट का फुल फॉर्म मैं बता देती हूँ आपको, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ठीक है। तो इनका यूज किस लिए किया जाता है? नियोजन के लिए किया जाता है, कि संगठन के लिए किया जाता है, कि अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के लिए किया जाता है, कि कंट्रोलिंग के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो हम शॉर्ट का यूज कहां पर करते हैं? प्लानिंग में ही करते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? प्लानिंग, यानी कि नियोजन के लिए हम शॉर्ट का यूज प्लानिंग में करते हैं। तो चलिए समझ लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में क्या क्या होता है। तो पहले एस से हमारा स्ट्रेंथ होता है, जिसमें गवर्न बाय इंटरनल फैक्टर्स। तो स्ट्रेंथ हमें अंदर से मिलती है। स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी कंपनी, तो किसी भी कंपनी की जो स्ट्रॉन्ग चीजें होती हैं, जो पॉजिटिव चीजें होती हैं, वही उसकी स्ट्रेंथ होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का कल्चर, उसकी ह्यूमन रिसोर्सेज कैसी हैं, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज अगर स्ट्रॉन्ग है तभी तो स्ट्रेंथ मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा वीकनेसेस। वीकनेसेस क्या क्या होती हैं? कॉज्ड बाय इंटरनल फैक्टर्स, ये भी इंटरनल फैक्टर्स से कॉज्ड होती है। एनी प्रोसेस, एरियाज और रिसोर्सेज दैट हिंडर द ग्रोथ ऑफ अ कंपनी, कोई भी ऐसा प्रोसेस या रिसोर्सेज, ठीक है, जो कंपनी की ग्रोथ को रोक रही है, जिसकी वजह से कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, वही उसकी क्या है? वीकनेस है। लेस स्किल्ड वर्कफोर्स है तो वो वीकनेस है। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल है तो वो भी वीकनेस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं। डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो अपॉर्चुनिटीज हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स को डिपेंड करती है। सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं? दैट हेल्प द कंपनी एक्सपेंड इट्स साइज एंड रेवेन्यू, उसके पास रेवेन्यू कैसी है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए। तो ये सब आपके अपॉर्चुनिटीज में आ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा थ्रेट्स। थ्रेट्स कंट्रोल बाय एक्सटर्नल फैक्टर, यानी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, और स्ट्रेंथ और वीकनेस इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स दैट कुड पोज अ रिस्क टू द कंपनी सक्सेस, तो कंपनी की सक्सेस में जो फैक्टर्स एक रिस्क की तरह आते हैं, वही उसकी क्या होते हैं? थ्रेट्स होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजटिंग इज मेनली अ पार्ट ऑफ। तो 16 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं और अभी तक हम लोगों ने कई कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। तो बजटिंग हमारा किसका पार्ट होता है? प्लानिंग का होता है, कि ऑर्गेनाइजिंग का होता है, कि कंट्रोलिंग का होता है, कि कोऑर्डिनेटिंग का होता है, ठीक है। तो आंसर की बात करें तो बजटिंग भी हमारा प्लानिंग का ही पार्ट होता है। देखिए प्लानिंग से काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में। तो बजटिंग इज मेनली पार्ट ऑफ प्लानिंग, तो बजटिंग भी प्लानिंग का ही एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि बजटिंग का क्या रोल है प्लानिंग में। बजटिंग्स आर नेसेसरी टू हाईलाइट द फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ प्लान्स, तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस प्लान्स की हाईलाइट करते हैं हम बजट के थ्रू, क्योंकि जब तक बजट नहीं बनाएंगे तो हमें अपनी फाइनेंशियल चीजों का पता नहीं चलेगा, ठीक है। टू डिफाइन द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू अचीव दीज प्लान्स एंड टू प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ मेजरिंग, viewing and controlling the obtained results in comparison with the plans. A budget is a plan and budgeting is one of the part of the strategic planning process. तो बजट को हम एज अ प्लान कह सकते हैं, लेकिन जो बजटिंग है वो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस का पार्ट होती है, ठीक है, विच इज कंसर्न विथ प्लानिंग एंड कंट्रोल, और ये प्लानिंग और कंट्रोल से कंसर्न करती है, ठीक है, कंसर्न होती है। तो प्लानिंग में बजटिंग का बहुत बड़ा रोल है। बजटिंग के बेस पे ही हम कई चीजें डिसाइड करते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल स्टेप इन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन प्रक्रिया के लिए एक आवश्यक कदम है, ठीक है। तो कौन सा है जो एक एसेंशियल स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में? पहला ऑप्शन है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमिसेस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, इंटरनल कोऑर्डिनेशन, जॉब इवेल्युएशन, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो हमारा जो सबसे एसेंशियल स्टेप है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में वो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी अधिकार का अंतरण, यानी अथॉरिटी को डेलीगेट करना, ठीक है। अपने से स्मॉल लेवल के लोगों को डेलीगेट करना, यानी कि डिवाइड करना अथॉरिटीज अलग अलग लोगों को, कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, ठीक है, आपके पास इतनी अथॉरिटी है, वही क्या कहलाता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। और ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में।
चलिए अब समझते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है। द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस वेयर इन द मैनेजर डिवाइड्स हिज वर्क among the subordinates and give them the responsibility to accomplish the respective task। तो मैनेजर्स जब वर्क को डिवाइड करते हैं सबऑर्डिनेट्स से को, ठीक है, सुपीरियर से लेके सबऑर्डिनेट्स को जब वर्क्स डिवाइड करते हैं वही क्या कहलाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। और सिर्फ वर्क ही नहीं, अथॉरिटी ही नहीं देते हैं, वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं। अलॉन्ग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ऑल्सो शेयर्स द अथॉरिटी। तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ कुछ अथॉरिटी भी वो देते हैं। The power to take decision with the subordinates such that responsibilities can be completed efficiently। In other words, a delegation of authority involves the sharing of authority downwards to subordinates and checking their efficiency by making them accountable for their doings। In an organization, the manager has several responsibilities। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैनेजर के पास बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। तो अकेले वो सारा काम नहीं कर पाता, तो जब तक वो अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं करता उसका काम इफिशिएंटली नहीं हो पाता। द मैनेजर इन ऑर्डर टू रिड्यूस हिज बर्डन, तो मैनेजर अपना बर्डन रिड्यूस करने के लिए सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को डेलीगेट करता है लोअर लेवल्स में सबऑर्डिनेट्स को टू गेट द वर्क डन ऑन द मैनेजर्स बिहाफ। तो सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर्स को वो डिवाइड करता है वर्क उनको, और उससे उसका बर्डन भी कम हो जाता है और वो मैनेजर की बेसिस पे वो काम करते हैं, ठीक है। अंडर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी द मैनेजर डज नॉट सरेंडर हिज अथॉरिटी कंप्लीटली। तो मैनेजर पूरी तरीके से अपनी अथॉरिटी को सरेंडर नहीं करता, बट ओनली शेयर सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी विद द सबऑर्डिनेट एंड डेलीगेट्स दैट मच अथॉरिटी विच इज नेसेसरी टू कंप्लीट दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी वो उतनी ही अथॉरिटी शेयर करता है जितनी उस सुपीरियर या सबऑर्डिनेट के लिए जरूरी है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। सिर्फ उतनी अथॉरिटी शेयर करता है, वो पूरी अथॉरिटी अपनी कंप्लीटली नहीं दे देता, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कह देगा भैया तुम पूरी तरीके से मैनेजर हो गए हो, ठीक है, ऐसा नहीं करता वो, फिर तो उसके पास कुछ रह ही नहीं जाएगा ना। तो वो एक अपने हिसाब से उतना ही उसको अथॉरिटी देता है जितना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए जरूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The division of labor through the formation of work units or groups within an organization are called। किसी संगठन के भीतर कार्य इकाइयों या समूहों के गठन के माध्यम से श्रम विभाजन को कहते हैं। तो इसको क्या कंट्रोल कहते हैं, वर्टिकल स्पेशलाइजेशन कहते हैं, कि हॉरिजेंटल स्पेशलाइजेशन कहते हैं, या फिर कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो लेबर को डिवाइड करना एक वर्क यूनिट्स में, एक ग्रुप में ऑर्गेनाइजेशन के, ये आपका क्या कहलाता है, ये हॉरिजेंटल स्पेशलाइजेशन कहलाता है। जब एक ही ग्रुप के लोगों को हम लेबर्स का डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, एक ही ग्रुप में रह करके, तो वो हॉरिजेंटल कहलाएगा। लेकिन जब एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में करते हैं तो वो आपका वर्टिकल स्पेशलाइजेशन कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए हॉरिजेंटल स्पेशलाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस वेयर बाय अ सिंगल मैनेजमेंट फंक्शन, एक मिनट, organizational process whereby a single management function such as recruiting is divided among one or more subordinates, also known as functional management। Horizontal specialization usually occurs because growth in an organization requires additional management coordination and control। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन को हॉरिजेंटल स्पेशलाइजेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि वो मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ग्रो करना चाहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। द मेजर गोल्स फॉर मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर, अधिकांश संगठनों के लिए प्रमुख लक्ष्य है सोसाइटियल, पर्सनल एंड आउटपुट, यानी कि सामाजिक, निजी और उत्पादन, सोसाइटियल आउटपुट एंड सिस्टम, सामाजिक उत्पादन और प्रणाली, पर्सनल एंड इम्पर्सनल, निजी और अव्यक्तिक, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकांश संगठनों के लिए यानी कि मेजर गोल्स क्या होते हैं मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन में, तो पर्सनल यानी निजी की तो कोई बात ही नहीं आ जाती। जब हम ऑर्गेनाइजेशन या किसी बिजनेस की बात कर रहे हैं तो वहां पे पर्सनल की कोई बात ही नहीं आ जाती, तो ए और सी ऑप्शन तो पूरी तरीके से डिलीट ही हो जाएगा। अब नन ऑफ दिस या ये हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम आंसर देखते हैं अपना। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा
सोसाइटियल आउटपुट एंड सिस्टम, यानी कि सामाजिक उत्पादन और प्रणाली, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के मेजर गोल्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, सारे एक्सप्लेनेशन भी समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि 19 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।